डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे दलहन की, चने की। चूंकि चना सीजन है और चने की कीमतें क्या रुख लेंगी, यह हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इंटरनेशनल सिनेरियोज की भी पड़ताल करेंगे। क्या इस बार साल 2026 के अंदर में चना दे दनादन हो सकता है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपके मुनाफे की जो जेब है वो इससे भर सकती है, यह हम जानेंगे। हमारे साथ इस समय पर स्टूडियो में दो खास मेहमान गरिमा जैन जी हैं हमारे साथ में, और साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर दिनेश कुमार हैं। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, आपका स्वागत है दिनेश जी। धन्यवाद। सबसे पहले गरिमा जी आप ही से बात करूंगा, क्योंकि मार्केट की मैंने बात की। चने का इस बार ओवरऑल सिनेरियो आप क्या देख रहे हैं? डोमेस्टिक का बाजार, चूंकि अगर हम देखें तो पहले 2 साल तो इस बात में चले गए कि इंपोर्ट ड्यूटीज जीरो थी। इंपोर्ट ड्यूटीज जीरो होने की वजह से मार्केट के ऊपर पे हमने एक दबाव देखा, और दालें ही नहीं चने के ऊपर मतलब एक प्रेशर जनरेट होते हुए हमने देखा। उसके बाद थोड़ा सा एक करंट जरूर आया था पिछले साल में, हल्का फुल्का करंट था, लेकिन वो भी ईज हो गया। अब बॉटम प्राइसेस आप इनको मानती हैं 5400 रुपए, 5500 रुपए, या आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और भी नीचे जा सकता है, या यहाँ से हम बाउंस देखेंगे? किसी भी कमोडिटी के प्राइस मूवमेंट को जानने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस कमोडिटी का सप्लाई और डिमांड इस समय कैसा चल रहा है, क्या स्थिति है। तो सप्लाई फैक्टर्स में अगर हम देखें तो इस साल एकरेज बहुत अच्छी आई है चने में। ठीक है। 9.6 मिलियन हेक्टेयर्स हैं। हाँ। पिछले साल के कंपैरिजन में तकरीबन 4 से 5% हम मान के चलते हैं कि एकरेज बहुत अच्छी आई है। ओके। थैंक्स टू गुड वेदर राजस्थान में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी बुआई हुई है। ठीक है। मध्य प्रदेश में भी अच्छी है। ठीक है। इसके साथ साथ एकरेज एक अच्छा फैक्टर है, सपोर्टिव है। साथ में हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्टिविटी, ईल्ड क्या होती है। हमने पिछले 10 साल में देखा है कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है ईल्ड में, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। हर साल ईल्ड का महत्व बारिशों के अनुसार होता है। लेटेस्ट हम देख रहे हैं पीछे 10-15 दिन से जो IMD के प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, बाकी कुछ वेदर मॉडल्स भी हैं, वो एल नीनो की प्रोबेबिलिटी स्टेट कर रहे हैं। एल नीनो आए या नहीं आए अभी तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ईल्ड बहुत डिपेंड करेगा कि सामने अभी वेदर कैसे आता है, और देयरफॉर ओवरऑल प्रोडक्शन कैसी आती है चने की, उस पर हमें इसी से हमें पता चलेगा। बट ये मान के चलते हैं कि लगभग पिछले साल जैसी क्रॉप आनी चाहिए। ठीक है। उसके सामने हम डिमांड के फैक्टर देखें तो डिमांड कंटिन्यूअसली इंडिया में बढ़ रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर और मैं बोलना चाहूंगी कि सरकार की जो स्टार्टिंग इन्वेंट्री होती है या स्टॉक होता है, वो इस पूरे प्राइस सिनेरियो में उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। अगर हम कंपेयर करें, जो कि हम मार्केट सोर्सेज से पता करते हैं, तो सरकार के पास जो इन्वेंट्री है चने की, येलो पीस की, वो पिछले साल से तकरीबन 20-25% कम है। तो ये भी भारी पड़ेगा प्राइसेस पे। ओके। और इन सबको हम देखते हुए ऐसा लगता है कि प्राइसेस स्टेबल टू फर्म ही रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है अगर हम प्रोडक्शन ओवरऑल देखें तो प्रोडक्शन वाइज, जैसे अभी गरिमा जी ने कहा कि बहुत ज़्यादा 10 साल के बीच में पर हेक्टेयर यील्ड का जो इंक्रीमेंटल है शायद उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं देखा गया, लेकिन चूंकि अगर 10 साल की आपने बात की, अगर हम उसको देखें तो पहले 65 लाख और 70 लाख मीट्रिक टन के आसपास का प्रोडक्शन था, अभी 112-120 के आसपास का हम देखते हैं, तो जंप तो आया है। क्या एरिया बड़ा है या यील्ड बड़ा है? अगर हम देखें पिछले 8-10 साल के आंकड़े
तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चने के अंदर या जो दालें हैं हमारी, इनका जो मामूली हमारा उत्पादन बढ़ा है, उसकी मुख्य वजह थोड़ा क्षेत्रफल में वृद्धि है। हालांकि वर्तमान समय में क्या क्षेत्र रहेगा मैडम ने बताया, लेकिन मोटे तौर पे कहा जाए कि जो उत्पादकता में हमारी वृद्धि की दर है वो काफी कम रही, बहुत धीमे धीमे उत्पादकता बढ़ रही है। उसका योगदान कम है बनस्पत के क्षेत्रफल के, तो क्षेत्रफल का योगदान ज्यादा है। ओके। और दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो अगर हमें टोटल अवेलेबिलिटी या उपलब्धता दालों की बढ़ानी है तो और क्षेत्र को हमें इसमें आगे लाना पड़ेगा। हाँ, उत्पादकता भी बढ़ानी, उसकी भी कोशिश करनी है, लेकिन क्षेत्रफल हम कैसे ला सकते हैं इसमें? एक तो हमारे देश में राइस फैलो है, यानी जो हमारा पूर्वी देश है, देश के पूर्वी राज्य है, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, असम है, या दक्षिण के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनमें लगभग 11.5 से 12 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है जिसको राइस फैलो या धान के बाद पड़ती जमीन कहा जाता है। इनमें दालों का और तिलहनों का बहुत ज्यादा स्कोप है। जरूरत सिर्फ तकनीकी ज्ञान की है। अब हमें इसमें तकनीकी ज्ञान बढ़ाना, क्योंकि उस समय पे नमी ज्यादा रहती है मिट्टी में, तो दालों की बुआई नहीं हो पाती। वहां पे तकनीकी हमें कुछ ऐसी लानी होंगी, या तो ड्रेनेज वगैरह करें पानी का, जिससे समय आने पे, या यूटेरा कल्टीवेशन करें, या कुछ ऐसी वैरायटी डेवलप की जाए जो मॉइस्चर की जो दशा है उसको बर्दाश्त कर पाए। यानी उस तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो राइस फैलो में एरिया आ सकता है। और इसके अलावा फसल चक्रों में हम चने को शामिल कर सकते हैं। तो जहां भी संभव हो उस तरह से क्षेत्र को बढ़ाया जाए। और दूसरी तरफ उत्पादकता बढ़ाने के भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। उत्पादकता बढ़ाने के तरीकों की हम चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या एक बार फिर हम 9,000 10,000 रुपए का लेवल क्या देख पाएंगे चने के अंदर में, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। हमारा नाम हरिकांत मिश्रा है, जिला झांसी का निवासी हूँ। मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। हमें 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गांव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 144447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा जारी है। जानने की कोशिश कर लेते हैं चने पर और दालों पर यह हमारी खास रिपोर्ट। भारत दलहन उत्पादन में भी पहले पायदान पर है। इसके बावजूद हमें दूसरे देशों से दालें आयात करनी पड़ रही हैं। इसी को देखते हुए सरकार दालों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। चने की पैदावार में भारत नंबर 1 है। कुल वैश्विक उपज में हमारे देश का योगदान 70% से भी अधिक है। भारत की कुल दलहनी फसलों में भी 50% योगदान अकेले चने का है। 2024-25 के दौरान भारत में चने का कुल उत्पादन 111 लाख टन से भी ज्यादा था, लेकिन 2023-24 में ये 110 लाख टन के आसपास रहा था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश प्रमुख चना उत्पादक राज्य हैं। किसान ज्यादा से ज्यादा दलहनी फसलें बोएं, इसके लिए एमएसपी का प्रावधान किया गया है। 2026-27 के लिए चने की एमएसपी 5,875 रुपए क्विंटल निर्धारित की गई है, जो पिछले साल से 225 रुपए ज्यादा है। गरिमा जी, इस समय पर अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियोज देखें
तो इंटरनेशनल सिनेरियोज आपको क्या दिखाई देते हैं? लगता है कि नाफेड हाल फिलहाल के अंदर में चने को रिलीज भी कर सकता है ओपन मार्केट के अंदर में, तो इन सबका इम्पैक्ट क्या आपको दिखाई देता है? सबसे पहले शुरू करते हैं, जैसा आपने पूछा सुरेश जी कि इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है। उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जो बाहर देश का किसान है वो दालें उगाता है एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, और हमारे देश का किसान उगाता है खाने के लिए। तो जब बाहर का फार्मर, आज की डेट में कैनेडियन फार्मर है या ऑस्ट्रेलियन फार्मर है, उनको एक प्राइस सिग्नल जाना बहुत ज़रूरी होता है कि इंडिया में डिमांड है सबसे पहले और किस भाव पे है। ठीक है। मैं ऐसे कहूँगी कि इसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अच्छा। कनाडा में इस साल क्रॉप हमें थोड़ी कम दिखाई देती है, ओके, पहली बात, जहाँ से कि सबसे ज़्यादा येलो पीस आता है। ठीक है। सेकंड, चाइना येलो पीस जो ट्रेड फ्लो ओपन हुआ है, तो कनाडा से चाइना भी काफ़ी येलो पीस जाएगा। इसका मतलब ये है कि कैनेडियन फार्मर इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडियन फार्मर फॉर डिमांड। ओके। नंबर 3, इस समय कैनेडियन येलो पीस पे 30% ड्यूटी है। ड्यूटी का आगे जाके कैसा हो ये किसी को क्लैरिटी नहीं है। ओके। अब चर्चा करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। पिछले साल हमने ऑस्ट्रेलिया से चिकपीस, चना हमने इंपोर्ट किया है अबाउट 1.5 के आसपास, 1.3 to 1.5 मिलियन टन। इस साल ऑस्ट्रेलिया में चने की क्रॉप कम बताई जा रही है। ठीक है। तकरीबन 2.5 मिलियन टन की क्रॉप आती है ऑस्ट्रेलिया में, शायद इस साल 2 मिलियन टन के आसपास को हो। ठीक है। तो वहां पर थोड़ी हमें घटौती दिख रही है। ओके। तीसरा, प्राइस सिग्नल अभी तक इंटरनेशनल मार्केट में नहीं गया है। ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल मार्केट का सिनेरियो निकल कर आता है। ठीक है। दूसरी बात आपने छेड़ी यूएस इंडिया ट्रेड डील की, तो उस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। यूएस और इंडिया ट्रेड डील के फ्रेमवर्क आने का हमें इंतजार करना चाहिए। डॉक्टर साहब, चूंकि आपने बताया कि एरिया यहाँ पर इंक्रीज करने की ज़रूरत दिखाई देती है और मल्टी क्रॉपिंग हम ले रहे हैं, इसके साथ साथ में भाई चने की जो एरिया है उसके अंदर में हमने इजाफा देखा है। क्लाइमेट चेंज को आप कैसे देख रहे हो? अल नीनो की आशंका जरूर जताई जा रही है, उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम दुनिया की औसत पैदावार देखें चने की, तो ये 1000 किलोग्राम है, मोटा मोटा 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टर है। ठीक है। पिछले 4-5 सालों का एवरेज है। अगर हम इंडिया की देखें तो हमारी पैदावार 1100 से लेकर 1250 किलोग्राम प्रति हेक्टर है। ओके। यानी विश्व की औसत पैदावार से हम काफी आगे हैं। ठीक है। ये एक संतोषजनक बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी पैदावार अच्छी प्राप्त होगी, क्योंकि हमारे कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जहाँ पे 1300 किलोग्राम तक मिल जाती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 900 किलोग्राम मिलती है। यानी यहाँ भी स्कोप है हमारे देश में भी चने की पैदावार बढ़ाने का। ठीक है। निश्चित तौर पे जलवायु परिवर्तन आ रहे हैं, अल नीनो की संभावना है, और अल नीनो ना भी आए तो भी मोटे तौर पे हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में जब चने में हमारे दाना हमारा बंधा होता है, उसका भराव हो रहा होता है दाने का, उस समय पे अगर गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसकी पैदावार पे उल्टा असर आता है, पैदावार घटती है। लेकिन अब यहाँ क्या है, रास्ते भी है हमारे पास कि अगर हमारे पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो हम अपने पानी को उस समय के लिए भी बचा के रखें। अगर ऐसा सीन आता है, ऐसी सिचुएशन आती है तो हम सिंचाई कर सकें। ठीक है। दूसरी तरफ एक काम और किया जा सकता है, एडवांस में कर सकते हैं किसान, कि मल्चिंग कर दें। हमारे जो 2 लाइनें हैं हमारी चने की फसल की, उनके बीच में पलवार बिछा दें, जिससे कम से कम नमी हमारी कंजर्व रहेगी और उससे फिर आगे चल के अच्छी पैदावार मिलेगी। 25-30% यहाँ पे सीड रेट रिप्लेसमेंट, मतलब ये है कि अच्छी गुणवत्ता का बीज किसान भाई नहीं ले पा रहे हैं। अगर अच्छी गुणवत्ता का बीज रहेगा तब भी हम काफ़ी हद तक इस तरह की जो विपरीत परिस्थिति है उनका सामना कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा जो पोषण है और जो जैविक खाद है, जैसे गोबर की खाद का जो किसान भाई प्रयोग करते हैं मिट्टी में, देसी खादों का, उसमें नमी का संरक्षण ज़्यादा होता है, अच्छा होता है और फसल पे कुप्रभाव कम आता है। यानी बहुत सारे फायदे हैं। तो तमाम तकनीकें किसान भाई समुचित व्यवस्था करें तो बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर। और सरकार तो मिशन लेकर के चल रही है आत्मनिर्भर दलहन के अंदर में, और 2030 तक ये लक्ष्य भी प्राप्त करना है। तो क्या उस लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार।
क्या आपके पशु की त्वचा के बाल झड़ रहे हैं? शरीर में गांठ उभर आई है? स्किन में संक्रमण दिखाई दे रहा है? क्या उत्पादन प्रभावित होने लगा है? ये हो सकते हैं त्वचा संबंधी रोगों के लक्षण। जानने के लिए देखिए पशुओं में त्वचा रोग, समस्या एवं निदान इस रविवार शाम 6:30 पर कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा जारी है, जानने की कोशिश है चना साल 2026 के अंदर में क्या अपना जोर दिखा रहा है यहाँ पर। और गरिमा जी हैं। गरिमा जी, सरकार ने लक्ष्य रखा है 2030 तक हम आत्मनिर्भर हो जाएं दलहन के अंदर। सबसे ज्यादा जो एमएसपी है वो दालों के अंदर इंक्रीज हुआ। इसके साथ में इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप दालों का बेहतरीन उत्पादन करें। और करीब करीब 3 तो ऐसी फसलें अनाउंस की सरकार ने कि भाई वो कंप्लीटली एक एक दाना जो है वो सरकार प्रोक्योर करेगी और सरकार खरीदेगी। चने को अपर साइड के अंदर में किन लेवल्स के ऊपर पे जाते हुए देख रहे हैं? क्या लगता है आपको 9,000 रुपए 10,000 रुपए प्रति क्विंटल चने का भाव दिखाई दे सकता है? किसानों की जेब के अंदर में मुनाफा आ सकता है? पहला आपने बात छेड़ी कि किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। तो देखिए, किसान को तो प्रेरित, किसान के लिए आज क्या जरूरी है? पहला प्राइस, क्या किसान को भाव मिल रहा है या नहीं। एमएसपी की आपने बात रखी है सामने। एमएसपी अगर हम देखें तो हमारे देश में चावल और गेहूं पर ही लागू है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रोक्योरमेंट। तो किसान के सामने अगर एमएसपी रखी है, क्या गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट सपोर्ट वहाँ पर है या कितना है, इस पर काफ़ी डिपेंड करती है हमारे आने वाले साल का कैसे सिनेरियो रहता है। तीसरा, सर ने भी बताया है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन पल्सेस एक लाते हैं और इसके सामने और अलग क्रॉप्स हैं जिसमें हम पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्या किसानों को हम उसका फ़ायदा देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का? तो जब तक हम इन सब का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, किसान ने आज तक हमारा बहुत साथ दिया है। ग्रीन रेवोल्यूशन था, हमने फूड सिक्योरिटी आज किसान की मेहनत के कारण ही अचीव की है। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ हमें बढ़ना है। सरकार ने जिसको बोलते हैं कि 11,400 करोड़ का आउटले दिया है, बट आउटले से ज़्यादा हमेशा आउटकम होता है। तो आउटकम लाने के लिए क्या पर्याप्त बजट्स एलोकेट किए हैं रिसर्च में या नहीं किए हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप आ गई हैं, 100 दिन के बजाय तकरीबन 60 दिन में उनका रिजल्ट आ रहा है। हालांकि थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उस पर। मॉनसून पर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर हम पिछला 10 साल देखें तो जिस साल में ड्रॉट आया है, जैसे कि 2016 हमने 2023 में इंपोर्ट किया, तो पल्सेस हमने लगातार इंडिया में दालों को इंपोर्ट किया है। जिस साल सूखा पड़ा है उस साल 5 मिलियन टन, 6 मिलियन टन, और पिछले साल तो हमारा पीक इंपोर्ट था 7 मिलियन टन का। बिल्कुल। जिस साल बारिश का साथ रहता है तो भी हम 2 से 3 मिलियन टन का इंपोर्ट हम लगातार करते हैं। सो इस सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए हमारे को मिशन हमारा क्लियर है। हमें प्रोटीन सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ना है, न्यूट्रिशन अचीव करना है, और जो एक आम आदमी है उस तक हमें दालें पहुंचानी है। इस रास्ते को तय करने के लिए किसान का भरपूर एक साथ चाहिए। और नेफेड जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ऐसा बोलूँगी। इन्फ्लेशन सरकार ने कंट्रोल रखा। येलो पीस चीपेस्ट प्रोटीन है, उसकी भरपूर सप्लाई रखी पिछले साल, और चीपेस्ट प्रोटीन किसान तक पहुंचाया। बिल्कुल। तो इन सबको देखते हुए चने पर आगे जाने वाले उस पे भाव पे क्या इम्पैक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बोला, हमें प्राइस का एक डायरेक्शन होता है। एब्सोल्यूट प्राइस बोलना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट, बिल्कुल। बट डायरेक्शन वाइज बुलिश और बेयरिश फैक्टर्स देखने होते हैं। तो जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है और जो वेदर का रिस्क है उसको मद्देनजर रखते हुए अभी तो चना
हमें थोड़ा फर्म ही लगता है, सपोर्ट रहेगा मार्केट में। तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन बिल्कुल। मूंग का प्रोडक्शन एरिया बड़ा है। डॉक्टर साहब, मूंग का प्रोडक्शन एरिया इस साल बड़ा है, और चाहे वो राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, मध्य प्रदेश में हो, तो मूंग की खेती की तरफ किसान आगे आया, क्योंकि सरकार ने एमएसपी अनाउंस की और उसके ऊपर पे प्रोक्योरमेंट भी अनाउंस कर दी, सुनिश्चित कर दिया कि भैया आपका एक एक दाना खरीदा जाएगा और एमएसपी के ऊपर पे खरीदा जाएगा। इसको हम किस नज़र से देखें? क्या इसका इफेक्ट ओवरऑल पल्सेस सेगमेंट के ऊपर दिखाई देगा? मिशन 2023 आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, क्या वहां पर हम अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं? इसी के साथ मेरा दूसरा लगता हुआ सवाल है, नॉर्थ ईस्ट को भी हम देख रहे हैं पल्सेस ग्रोइंग एरिया, उसको आप किस नज़र से देख रहे हो? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम इसको गर्मियों में उगाते हैं तो 65 दिन 65 दिन में तैयार हो जाती है। ठीक है। अगर हम बरसात में उगाते हैं तो 75-80 दिन में तैयार हो जाती है। इसी तरीके से रबी के सीजन में भी इसको दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वगैरह में उगा सकते हैं, उगाया जाता है रबी के मौसम में, तो वहाँ भी हो जाती है, बंगाल में हो जाती है। ठीक है। तो कुल मिला के साल भर मूंग की फसल पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में उगाई जा सकती है। हमारा संस्थान तो इस तरफ पिछले 20-25 सालों से कोशिश कर रहा है कि जो धान गेहूं फसल चक्र है उसमें जो हमारा गर्मियों का सीजन है, जब हमारे खेत खाली पड़े रहते हैं, यानी कुल मिला के 15 अप्रैल के बाद जब ये फसलें कट जाती है, तो हाँ, तो प्रचार प्रसार किया जाता है कि भाई मूंग लगाओ। और इसी तरह पहले भी मैंने बताया, हमने अपने गांव में लगवाई और बहुत जगह लगवाई। जो गन्ना किसान है, आजकल गन्ना जो है ना बहुत दूरी पे किसान भाई लगा रहे हैं, ट्रेंच मेथड से गन्ना लगाते हैं, तो उसमें 3 फीट 4 फीट 5 फीट तक की दूरी रखते हैं। ठीक है। और बीच में काफी जगह खाली पड़ी रहती है। ओके। तो इसमें मूंग की फसल तो बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं। 15 फरवरी के बाद कभी भी आप मूंग की फसल लगा दें, 15 अप्रैल 20 अप्रैल तक लगा दें, तो मूंग की फसल बहुत अच्छी आपको पैदावार देगी। कई बार तो खरीफ की फसल से ज्यादा हमारी जो समर मूंग बीन है ये पैदावार दे देती है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि खाने में बहुत अच्छी लगती ठीक है। है। इसकी प्रोटीन मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन क्वालिटी की प्रोटीन मूंग की होती है, जो इजीली डाइजेस्टेबल होती है। आप देखते ना, बीमार आदमी कोई होता तो उसको मूंग की दाल खिला दी जाती, तो उस लिहाज से भी मूंग की जो क्वालिटी प्रोटीन है इसके अंदर है। और वैसे भी जो दूसरी दालें हमारी, चाहे चना हो और उड़द हो, उनमें भी प्रोटीन की मात्रा हमारे जो गेहूं है, गेहूं से दुगनी होती है। 400 मिलियन का जो लक्ष्य है उसको हम कब तक अचीव कर लेंगे डॉक्टर साहब? जी इस ओर लगातार हमारे प्रयास जारी हैं। 400 मिलियन टन फूड सिक्योरिटी, और निश्चित तौर पे जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अगर हमें ऐसी जरूरत होगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के किसान, वैज्ञानिक और पॉलिसी मेकर इस तरफ ध्यान देंगे और सफलता हमारे जो है वो हमें सफलता मिल सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी आपका भी। अब वक्त हो गया है सवालों और जवाबों के सिलसिले का। पिछले एपिसोड में हमने जो आपसे सवाल किया था और उसके विजेता कौन है, उन विजेताओं के नाम जिन्होंने इस सवाल का सही जवाब दिया। और अब बारी है आज के सवाल की, और ये आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारत दलहन उत्पादन में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए पहले पर, ऑप्शन बी दूसरे पर, ऑप्शन सी तीसरे पर, और ऑप्शन डी चौथे पर। आपको इस सवाल का जवाब हमें मेल करना है अपना commodityexpert@gmail.com पर। बहरहाल कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।